वेलकम टू डीप डाइव बाय द क्वाइट फुटनोट। आज हम जॉनथन गॉटशाल की किताब द स्टोरी टेलिंग एनिमल की दुनिया में एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास किताब के कुछ खास अंश हैं और एक काफ़ी डिटेल समीक्षा भी है। आज का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि हमें कहानियाँ क्यों अच्छी लगती हैं, बल्कि ये समझना है कि भाई इंसान होने के नाते ये कहानियाँ हमारी रगों में कैसे दौड़ती हैं और ये जानना आज क्यों इतना ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल। और गॉटशाल का जो सबसे बुनियादी तर्क है और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी, वो ये कि इंसान असल में होमो सेपियंस मतलब जानने वाला मनुष्य, उससे कहीं ज्यादा होमो फिक्टस है। होमो फिक्टस, कहानी वाला मनुष्य। हाँ, कहानी वाला मनुष्य। फिक्टस यहाँ फिक्शन यानी कथा से जुड़ा है। वो कहते हैं कि कहानियां सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन नहीं है, ये हमारे होने के लिए, हमारे वजूद के लिए उतनी जरूरी है जितनी शायद नींद या खाना। ये कोई सीखी हुई आदत नहीं, ये हमारी बनावट का हिस्सा है। होमो फिक्टस, कहानी वाला मनुष्य, ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी वाला जानवर आखिर है क्या चीज। गॉटशाल हमें इसके बारे में क्या बताते हैं? तो गॉटशाल, जो खुद एक इंग्लिश प्रोफेसर हैं, वो अपनी किताब शुरू ही इस दावे से करते हैं कि भाई हम कहानियों की दुनिया में जीते हैं, कहानियों से ही बने हैं, बचपन के खेल से लेकर बुढ़ापे की यादों तक। और उनका मकसद सिर्फ लिटरेचर के नज़रिए से कहानी को देखना नहीं है। वो ये साबित करना चाहते हैं कि कहानी कहना, सुनना, सोचना ये एक बेसिक मानवीय ज़रूरत है। जैसे हवा पानी चाहिए ना, बस वैसे ही कहानी भी चाहिए। अच्छा, तो इसे साबित कैसे करते हैं वो? मतलब सिर्फ लिटरेचर से तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो खास बात है। वो किसी एक दायरे में नहीं बनते। वो न्यूरोसाइंस को लाते हैं, मतलब दिमाग कैसे काम करता है, फिर मनोविज्ञान, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, लिटरेचर का एनालिसिस तो है ही, और आजकल का पॉप कल्चर, फिल्में, टीवी शोज, वीडियो गेम्स, इन सब को वो एक साथ मिलाते हैं अपना तर्क बनाने के लिए। अच्छा, काफी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। हाँ, बहुत। और वो दिखाते हैं कि कहानियां कैसे हमें सहानुभूति सिखाती हैं, कैसे हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना सिखाती हैं। और दिलचस्प बात ये भी थी शायद कि कैसे कहानियां हमें कभी-कभी खुद को धोखा देना भी सिखाती हैं। हाँ, ये पलायन नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एस्केपिज्म नहीं है जैसा हम अक्सर सोच लेते हैं। गॉटशाल के हिसाब से ये तो जिंदगी की मुश्किलों से जूझने के, समाज में अपनी जगह बनाने के और यहाँ तक कि खुद को समझने के जरूरी औजार हैं। सर्वाइवल टूल्स, कहानियां। और इसी सिलसिले में किताब का शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला, या कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा परेशान करने वाला विचार आता है। वो क्या है? वो ये कि हमारा अपना सेल्फ, हमारी अपनी पहचान, ये जो मैं होने का एहसास है ना, हाँ। ये भी असल में एक कहानी ही है। क्या मतलब मेरी पहचान एक कहानी है? ये थोड़ा समझाएंगी? मतलब वो मैं जो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है, अपनी यादें बताता है, अपने अनुभव बयां करता है, वो असल में एक अंदर का कथावाचक है, एक इंटरनल नरेटर। अच्छा। एक ऐसा नरेटर जो लगातार जिंदगी की बिखरी हुई बेतरतीब घटनाओं में एक मतलब ढूंढ रहा है, एक पैटर्न, एक कहानी बुनने की कोशिश कर रहा है, ताकि सब कुछ मीनिंगफुल लगे, मतलब कोई सेंस बने हमारी लाइफ का। ठीक यही। गॉटशाल कहते हैं कि हमारा दिमाग लगातार हमारे अनुभवों को एक कहानी के धागे में पिरोता रहता है, ताकि हमें अपनी जिंदगी सार्थक लगे, कोहिरेंट लगे। अब ये विचार एक साथ डरावना भी लग सकता है और मुक्ति देने वाला भी। डरावना क्यों? डरावना इसलिए कि क्या हमारी पहचान, जिसे हम इतना ठोस और असली मानते हैं, वो बस एक बुनी हुई कहानी है? क्या कोई असली मैं है ही नहीं इसके पीछे? ये थोड़ा हिला देता है। हाँ, ये तो है। और मुक्ति देने वाला कैसे? मुक्ति ऐसे मिलती है कि अगर हमारा स्व एक कहानी है, तो कहानियां तो बदली जा सकती हैं, है ना? उन्हें फिर से लिखा जा सकता है, एडिट किया जा सकता है। अच्छा, मतलब हम अपनी पहचान को बदल सकते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि हम अपनी पहचान को एक पत्थर की लकीर मानने के बजाय एक बहती हुई नदी की तरह देख सकते हैं, एक प्रोसेस। लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। क्या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी ये कि हम इस बात को लेकर बहुत सावधान रहें, सजग रहें कि हम खुद को और दूसरों को कौन सी कहानियां सुना रहे हैं, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हमारी हकीकत बना रही हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। और गॉटशाल अपनी किताब में ऐसी कई आम धारणाओं को भी चुनौती देते हैं ना, कई मिथक।
तोड़ते हैं कहानियों के बारे में। हाँ बिल्कुल, कई सारे मिथकों पर बात करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे आम मिथक कौन सा है? सबसे आम तो यही है कि कहानियां, चाहे वो किताबें हों, फिल्में हों या दोस्तों की गपशप, ये बस मनोरंजन है, फालतू की चीजें हैं। इनका असल जिंदगी की गंभीर बातों से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अक्सर यही माना जाता है। गौडशाल कहते हैं ये सरासर गलत है। कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो हमें ट्रेन करती हैं, प्रशिक्षित करती हैं। वे सहानुभूति बढ़ाती हैं। जब हम किसी किरदार का दुख सुख महसूस करते हैं ना, तो हम असल जिंदगी में दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझने लगते हैं। और वो नैतिक समझ वाली बात भी कहते हैं। हाँ, कि कहानियां अक्सर नैतिक दुविधाएं सामने रखती हैं, हमें सही गलत के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। वो एक तरह का फ्लाइट सिम्युलेटर है जिंदगी के लिए। फ्लाइट सिम्युलेटर, अच्छा उदाहरण है। हाँ, जैसे पायलट सिम्युलेटर में प्रैक्टिस करता है ना, बिल्कुल। वैसे ही हम कहानियों के जरिए सामाजिक हालात, नैतिक फैसले, इमोशनल उतार चढ़ाव, इन सब का सामना करने की एक तरह से मानसिक तैयारी करते हैं। तो ये फालतू नहीं, बल्कि जिंदगी जीने की जरूरी ट्रेनिंग है। ये तो बहुत पावरफुल नजरिया है, कहानी बतौर जिंदगी का फ्लाइट सिम्युलेटर। अच्छा, दूसरा बड़ा मिथक जिसको गौडशाल तोड़ते हैं, वो इंसान की तर्क संगतता, रैशनैलिटी से जुड़ा है। बिल्कुल, हम आमतौर पर मानते हैं कि इंसान एक रैशनल प्राणी है, सोच समझकर फैक्ट्स के आधार पर फैसले लेता है। गौडशाल इस विचार को लगभग पलट ही देते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि हम पहले कहानीकार हैं, बाद में तर्क करने वाले। हमारा दिमाग नेचुरली जानकारी को कहानी के रूप में प्रोसेस करता है। हम दुनिया को समझने के लिए घटनाओं के बीच कारण और प्रभाव के रिश्ते बनाते हैं, किरदारों को मकसद देते हैं, यानी हम कहानी गढ़ते हैं। अच्छा। और अक्सर एक अच्छी इमोशनली सेटिस्फाइंग कहानी हमें सूखे तथ्यों या तर्कों से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, भले ही वो कहानी पूरी तरह सच न हो। तो हमारा दिमाग डिफॉल्ट मोड में कहानी पे चलता है, लॉजिक पे नहीं। हाँ, काफी हद तक हम सबूतों से ज्यादा एक अच्छी लगने वाली कहानी पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। और यही बताता है कि क्यों एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिक्स, यहाँ तक कि हमारे पर्सनल रिश्ते भी कहानियों पर इतने ज्यादा टिके होते हैं। तीसरा मिथक जो हमारे स्व या पहचान से जुड़ा है, जिसकी हमने थोड़ी बात की भी, कि हमारा स्व एक ठोस स्थिर चीज है। हाँ, कि मैं जो आज हूँ वही कल था और वही परसों रहूंगा। गौडशाल दिखाते हैं कि ये भी एक कहानी है और ये कहानी लगातार बदलती रहती है। हम अपनी जिंदगी की कहानी को लगातार लिखते हैं और एडिट करते रहते हैं, अक्सर अनजाने में। मतलब हमारी यादें भी बदलती रहती हैं। या सुनाते हैं तो हम उसे थोड़ा बदल देते हैं, उसे आज के नजरिए से फिर से गढ़ते हैं। तो हमारा स्व कोई फिक्स्ड चीज नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है, एक कहानी जो लिखी जा रही है। ये तो हमारी यादों की भरोसेमंदी पर भी सवाल उठाता है। अच्छा, और चौथा मिथक जो शायद आज के माहौल में बहुत रेलेवेंट है, कि कहानियां हमेशा अच्छी होती हैं, हमें जोड़ती हैं, बेहतर बनाती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। गौडशाल इस सीधे साधे नजरिए के खिलाफ हमें सावधान करते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, ये सच है कि कहानियां सहानुभूति बढ़ा सकती हैं, लोगों को जोड़ सकती हैं, अच्छे कामों के लिए प्रेरित कर सकती हैं। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। कहानी एक बेहद शक्तिशाली औजार है और हर शक्तिशाली औजार का इस्तेमाल विनाश के लिए भी हो सकता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर? कहानियां उतनी ही आसानी से लोगों को बांट सकती हैं, उनमें नफरत और डर पैदा कर सकती हैं, उन्हें धोखा दे सकती हैं। प्रोपेगेंडा के बारे में सोचिए। हाँ। वो क्या है? वो एक खास तरह की कहानी ही तो है, जो किसी एक ग्रुप को हीरो और दूसरे को विलन बनाती है। अफवाहें, हेट स्पीच, नस्लवादी या सांप्रदायिक विचारधाराएं, ये सब अपनी ताकत कहानियों से ही तो लेते हैं। ये हमें हम और वो में बांट देती हैं। तो कहानी अच्छी या बुरी नहीं होती, ये इस्तेमाल पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये इस पर निर्भर करता है कि उसे कौन सुना रहा है, किस मकसद से सुना रहा है और हम उसे कैसे समझ रहे हैं। ये बात कहानियों के डार्क साइड को सामने लाती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। और बच्चों के खेलने के बारे में भी गौडशाल का नजरिया अलग है। हम तो सोचते हैं बच्चे जो कल्पना में खोए रहते हैं वो बस बचपना है। हाँ। गौडशाल कहते हैं कि बच्चों का ये जो प्रिटेंड प्ले या कल्पना का खेल है, ये बचकाना या टाइम वेस्ट नहीं है, ये उनके विकास के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? इस खेल के जरिए वो असल में कहानी गढ़ रहे होते हैं
और उन कहानियों में वो सोशल रूल सीखते हैं, अलग अलग रोल निभाकर दूसरों का नजरिया समझते हैं, रिस्क लेना सीखते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखते हैं। ये कहानी के जरिए दुनिया को समझने की उनकी अपनी लैब है। ये भविष्य के सामाजिक जीवन की तैयारी है। तो ये मिथक तोड़ना हमें दिखाता है कि कहानियां हमारी जिंदगी के हर पहलू में कितनी गहराई तक समाई हुई हैं और कितनी शक्तिशाली भी हैं। अब अगर हम देखें कि ये किताब आज के समय में, खासकर हमारे इस डिजिटल युग में, क्यों इतनी ज्यादा जरूरी हो गई है। हाँ, यहीं पर गॉडशाल की बातें और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाती हैं। जैसे आपने कहा, कुछ लोग आज के युग को पोस्ट ट्रूथ युग कहते हैं। हाँ, जहां भावनाएं तथ्यों पर हावी हो जाती हैं। बिल्कुल, जहां इमोशंस और पर्सनल बिलीफ अक्सर ऑब्जेक्टिव फैक्ट से ज्यादा मायने रखते हैं। और इस माहौल को बनाने में कहानियों का बहुत बड़ा हाथ है। हम आज सचमुच कहानियों के एक समंदर में तैर रहे हैं। किस तरह की कहानियां? चारों तरफ। सोचिए ना, आपकी सोशल मीडिया फीड पर लगातार स्क्रॉल होती पोस्ट्स, वायरल होती खबरें जिनमें अक्सर सनसनीखेज कहानियां होती हैं, पॉलिटिकल रैलियों में सुनाए जाने वाले किस्से जो इमोशंस को भड़काते हैं, व्हाट्सएप पर फैलती अफवाहें, विज्ञापन हमें कहानियां बेचते हैं, ब्रांड्स अपनी कहानियां बनाते हैं, यहाँ तक कि न्यूज़ भी अक्सर एक कहानी के ढांचे में पेश की जाती है ताकि वो ज्यादा असरदार लगे। हर तरफ कहानियां ही कहानियां हैं जो हमारा ध्यान खींचने के लिए होड़ कर रही हैं। और गॉडशल की चेतावनी यहाँ क्या है इस माहौल में? उनकी चेतावनी बिल्कुल साफ है और शायद पहले से ज्यादा गंभीर है। कहानियां हमें बनाती है, हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारी पहचान को आकार देती हैं, लेकिन वो हमें तोड़ भी सकती हैं, हमें गुमराह कर सकती हैं, हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकती हैं। तो अगर हम ये नहीं समझेंगे कि कहानियां हमारे दिमाग पर कैसे असर डालती हैं, वो हमारी भावनाओं और फैसलों को कैसे कंट्रोल करती हैं, तो हम बड़ी आसानी से किसी और की गढ़ी हुई कहानी के अनजाने किरदार बनकर रह जाएंगे, चाहे वो कहानी किसी नेता की हो, किसी कंपनी की हो या किसी विचारधारा की। तो इसका हल क्या है? कहानियां सुनना देखना बंद कर दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गॉडशॉल का संदेश निराशावादी नहीं है। वो कहते हैं कि हमें कथा साक्षरता यानी स्टोरी लिटरेसी डेवलप करने की जरूरत है। स्टोरी लिटरेसी, कथा साक्षरता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कहानियों को सिर्फ महसूस ना करना, बल्कि उन्हें समझने की क्षमता विकसित करना, उनका एनालिसिस करना, उनके पीछे के मकसद को पहचानना और वो हम पर क्या असर डाल रही हैं इस बारे में जागरूक होना। जैसे हम पढ़ना लिखना सीखते हैं ना, वैसे ही हमें कहानियों को पढ़ना सीखना होगा, उनके स्ट्रक्चर को, उनके किरदारों को, उनके संदेशों को और उनके संभावित असर को। ये कथा साक्षरता, ये तो आज के डिजिटल युग में एक बहुत जरूरी स्किल लगता है, खासकर जब एक लुभावनी कहानी अक्सर कड़वे सच पर भारी पड़ जाती है, जब वायरल होना सच होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल, ये समझना कि ये कहानियां कैसे चुपके से हमारे विश्वासों, हमारे नजरिए और आखिर में हमारे व्यवहार को बदल रही हैं, ये बहुत जरूरी है। और अब इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंगल भी आ गया है। हाँ, ये एक नया और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जब गॉडशल ने ये किताब लिखी थी, तब एआई इतना पावरफुल और इतना फैला हुआ नहीं था, लेकिन आज एआई के युग में उनकी बातें और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गई हैं। एआई और कहानी का क्या कनेक्शन है? देखिए, अब कहानियां सिर्फ इंसान नहीं बना रहे हैं। एआई अब टेक्स्ट लिख सकता है, म्यूजिक बना सकता है, तस्वीरें और वीडियोस बना सकता है। एआई अब कहानियां लिख रहा है, स्क्रिप्ट्स तैयार कर रहा है। हाँ, ये तो हो रहा है। और इससे भी आगे डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए एआई ऐसी कहानियां या कहें कि झूठे किस्से बना सकता है जो देखने सुनने में बिल्कुल असली लगे, जबकि वो घटनाएं कभी हुई ही ना हो। ये तो काफी चिंताजनक है। इससे क्या नए सवाल खड़े होते हैं? कई गहरे सवाल। पहला तो ये कि क्या मशीन की बनाई कहानी में वैसी ही इमोशनल डेप्थ, वैसी ही इंसानियत हो सकती है जैसे इंसान की लिखी कहानी में? क्या एआई सहानुभूति जगा सकता है? और प्रैक्टिकल लेवल पर? प्रैक्टिकल लेवल पर ये कि जब हम अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, जब कोई भी वीडियो या ऑडियो क्लिप फर्जी हो सकती है, तो हम सच और कहानी, हकीकत और फर्जीवाड़े में फर्क कैसे करेंगे? विश्वास का आधार ही हिल जाता है। ये तो है। और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स के बारे में सोचिए, जिनका जिक्र पहले भी हुआ। ये एल्गोरिदम भी एक तरह से कहानीकार बन गए हैं। कैसे? वो सीखते हैं कि हमें किस तरह की कहानियां पसंद है, किस तरह की कहानियां हमें ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पर रोकती हैं, हमारी भावनाओं को जगाती हैं,
चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, खुशी हो, उत्सुकता हो, और फिर वे हमें उसी तरह की और कहानियां दिखाते रहते हैं। तो सवाल ये बन जाता है कि क्या हम अपनी कहानियां चुन रहे हैं या एल्गोरिदम हमारी इमोशनल कमजोरियों का फायदा उठाकर हमारे लिए हमारी दुनिया की कहानी बुन रहे हैं? क्या हम एक ऐसे नैरेटिव इको चैम्बर में फंसते जा रहे हैं? बिल्कुल यही सवाल है। क्या हम ऐसे कथा चक्रव्यूह में फंस रहे हैं जहां हमें सिर्फ वही कहानियां सुनाई देती हैं जो हमारे पहले से बने विश्वासों को मजबूत करती हैं? गॉटशॉल का एनालिसिस हमें इन अदृश्य धागों को पहचानने में मदद करता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि कहानी का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। उसमें हीरो होता है, विलन होता है, संघर्ष होता है, समाधान होता है। एल्गोरिदम अक्सर इसी ढांचे का इस्तेमाल करके हमें बांधे रखते हैं। ऐसे में गौशाल की कहानी साक्षरता की अपील अब सिर्फ कोई एकेडमिक बात नहीं रह जाती। ये तो डिजिटल नागरिकता का, अपनी सोच की आज़ादी को बचाने का और इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में सही ढंग से जीने का एक ज़रूरी स्किल बन जाती है। हाँ, हमें कहानियों का सिर्फ पैसिव कंज्यूमर नहीं बनना है, हमें एक सजग क्रिटिकल एनालिस्ट बनना होगा। पूछना होगा, ये कहानी कहाँ से आ रही है, कौन सुना रहा है, क्यों सुना रहा है, ये मुझे कैसा महसूस करा रही है और क्यों। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी घेरी चर्चा को समेटते हुए गौशाल की किताब द स्टोरी टेलिंग एनिमल से 5 सबसे मुख्य सीखें या टेक अवेज क्या हो सकती हैं। पहली क्या होगी? पहली और सबसे बुनियादी सीख, कहानी हमारी मूल भाषा है। इंसान होमो फिक्टस है। हम तर्क से पहले, तर्क के साथ और तर्क के बाद भी कहानी सोचते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन या कम्युनिकेशन का तरीका नहीं, बल्कि दुनिया को समझने और उसमें अपना रास्ता बनाने का हमारा प्राइमरी तरीका है। हमारा दिमाग डिफ़ॉल्ट रूप से कहानी मोड में काम करता है। ठीक है। दूसरी मुख्य सीख, कोई स्थिर पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, बल्कि एक डायनामिक, लगातार लिखी और एडिट की जाने वाली कहानी है। हमारी पहचान एक सफ़र है, एक रचना है। ये जानना हमें बदलाव और विकास की गुंजाइश देता है। अगर हमें अपनी कहानी पसंद नहीं आ रही, तो शायद, सिर्फ शायद, हम उसके कुछ चैप्टर बदल सकते हैं। ये उम्मीद देता है। तीसरी सीख जो कहानियों के दोहरे चरित्र के बारे में थी। तीसरी सीख यही है कि कहानियां दो धारी तलवार हैं। वे पुल बना सकती हैं, सहानुभूति जगा सकती हैं, हमें जोड़ सकती हैं, लेकिन वे दीवारें भी खड़ी कर सकती हैं, नफरत फैला सकती हैं, हमें बांट सकती हैं और हिंसा के लिए उकसा सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि हम कौन सी कहानियां सुन रहे हैं, कौन सी सुना रहे हैं और उनका क्या असर हो सकता है। कहानी की शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। चौथी सीख, वो मुश्किलों वाली बात। हाँ, चौथी सीख जो थोड़ी अनोखी लग सकती है, कहानी और शायद असल जिंदगी भी में संकट या मुश्किल, ट्रबल का होना जरूरी है। गॉटशॉल कहते हैं कि बिना मुश्किल के कोई कहानी नहीं होती। कहानी आगे ही तब बढ़ती है जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चुनौती होती है। अच्छा, हम कहानियों के जरिए, यहाँ तक कि अपने सपनों के जरिए भी लगातार मुश्किलों का सामना करने की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे सपने भी तो अक्सर संघर्ष, पीछा किए जाने या चुनौतियों से भरे होते हैं ना। हाँ, होते तो हैं। गॉटशॉल के अनुसार ये जिंदगी की अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए हमारे दिमाग की तैयारी है, एक तरह का रिहर्सल। यानी हम मुश्किलों से बचने के बजाय कहानियों में उन्हें एक तरह से खोजते हैं सुरक्षित माहौल में। हाँ, एक तरह से कहानियां हमें मुश्किलों से निपटना सिखाती हैं। और पांचवी, जो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली और पॉलिटिकल भी है, जो कहानी को कंट्रोल करता है वो हकीकत को कंट्रोल करता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, चाहे वो व्यक्तिगत पहचान का सवाल हो, सामाजिक आंदोलनों का या राजनीतिक सत्ता का, नैरेटिव ही असली शक्ति है। इतिहास गवाह है कि जिसने अपनी कहानी ज्यादा असरदार ढंग से सुनाई, अक्सर जीत उसी की हुई। इस शक्ति को समझना आज की दुनिया में जीने के लिए बहुत जरूरी है। ये पांचों सीखें मिलकर दिखाती हैं कि कहानियां हमारी जिंदगी के मतलब रेशे रेशे में बुनी हुई हैं। तो इस किताब को पढ़ने के बाद या इस चर्चा के बाद कोई इंसान दुनिया को किस नजरिए से देखने लगता है? आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से इस किताब का सबसे गहरा असर ये होता है कि आप इसे पढ़ने के बाद दुनिया को पहले की तरह नहीं देख पाते। आप अपने आसपास की हर चीज में कहानियां देखने लगते हैं। हर चीज में? हाँ, खबरों में, विज्ञापनों में, सोशल मीडिया पोस्ट्स में, पॉलिटिकल भाषणों में, दोस्तों के साथ हुई बातचीत में, यहाँ तक कि अपनी खुद की यादों और भावनाओं में भी। आप हर चीज के पीछे का नैरेटिव पहचानने लगते हैं। एक तरह से कहानी का चश्मा पहन लेना। हाँ, बिल्कुल।
ये एहसास कि जिंदगी खुद एक लगातार लिखी जा रही कहानी है जिसमें हम सब किरदार भी हैं और कहीं ना कहीं जाने अनजाने लेखक भी। ये आपको थोड़ा बेचैन भी कर सकता है, लेकिन साथ ही ज्यादा जागरूक भी बनाता है। आप अपनी कहानी कहने की आदतों पर सोचने लगते हैं। किस तरह के सवाल उठते हैं मन में फिर? जैसे कि मैं अपनी जिंदगी की कहानी कैसे सुनाता हूँ? क्या मैं अपनी कहानी में हमेशा हीरो ही बनता हूँ, या कहीं मैं एक अनरिलायबल नरेटर तो नहीं जो सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहा है शायद खुद को बेहतर दिखाने के लिए? क्या मैं उन्हीं पुरानी घिसी पिटी कहानी और रोल्स में फंसी हूँ जो समाज ने मुझे दी हैं, या मुझ में अपनी कहानी को नए सिरे से लिखने की हिम्मत है? ये तो आत्मविश्लेषण का एक गहरा रास्ता खोल देता है। बिल्कुल। गॉडशिल हमें यही चुनौती देते हैं। उन कहानियों पर सवाल उठाओ जो तुम्हें विरासत में मिली हैं, चाहे वो परिवार से हो, कल्चर से हो या मीडिया से। कहानी की शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपनी बात मनवाने या दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए मत करो, बल्कि गहरे अर्थ खोजने, रिश्ते बनाने, सहानुभूति बढ़ाने और दुनिया को ज्यादा बारीकी से समझने के लिए करो। और शायद सबसे जरूरी बात, दूसरों की कहानियों को ध्यान से सुनो। हाँ, खास तौर पर उनकी कहानियों को जिनकी दुनिया, जिनके अनुभव, जिनकी कहानियां हमसे बहुत अलग हैं। अक्सर हम उन्हीं कहानियों को सुनना पसंद करते हैं जो हमारी अपनी कहानियों जैसी हैं, लेकिन शायद असली समझ और सहानुभूति तब पैदा होती है जब हम उन आवाज़ों को सुनते हैं जिन्हें सुनना मुश्किल लगता है, जो हमें असहज करती हैं, जो हमारी बनी बनाई दुनिया पर सवाल उठाती हैं। तो ये थी जोनाथन गॉडशाल की किताब द स्टोरी टेलिंग एनिमल की दुनिया में हमारी आज की यात्रा, हमारी पड़ताल। हमने देखा कि कैसे कहानियां सिर्फ कागज पर लिखे शब्द या पर्दे पर चलती तस्वीरें नहीं, बल्कि वो अदृश्य धागे हैं जिनसे हमारी जिंदगी, हमारा समाज, हमारी राजनीति और यहाँ तक कि हमारा अपना स्व बुना हुआ है। और जैसा कि किताब में कहीं इशारा किया गया है, शायद जीवन का सबसे बड़ा रोमांच इसी कहानी के भीतर जागना है। ये महसूस करना कि कहानी चल रही है, आप उसके बीच में हैं और आपके हाथ में भी कलम है, भले ही वो दुनिया के शोर से या अपनी अंदरूनी हिचक से थोड़ी कांप रही हो। आप सिर्फ दर्शक नहीं, भागीदार हैं। जाते जाते हम एक विचार अपने श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। अगर हमारा जीवन और हमारी पहचान वाकई एक कहानी है जिसे हम लगातार लिख रहे हैं, तो क्या हम इसके सिर्फ मजबूर किरदार हैं जो किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं, या हम इसके लेखक भी बन सकते हैं? क्या हम सचेत रूप से अपनी कहानी को चुन सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, उसे एक नई दिशा दे सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? ये सवाल शायद हमें अपनी जिंदगी को ज्यादा जिम्मेदारी और इरादे से जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। और अगली बार जब आप कोई कहानी सुने, पढ़ें या देखें, चाहे वो अखबार की कोई सनसनीखेज सुर्खी हो, टीवी पर गर्मा गर्म बहस हो, सोशल मीडिया पर कोई इमोशनल पोस्ट हो या किसी जानने वाले का कोई किस्सा हो, तो बस एक पल के लिए रुकें और गॉडशाल की सिखाई कथा साक्षरता का इस्तेमाल करें। पूछें, ये किसकी कहानी है? इसे क्यों सुनाया जा रहा है? इसका असली संदेश क्या है? ये मुझे कैसा महसूस करा रही है और क्यों? और सबसे जरूरी सवाल, मैं इस पर क्यों यकीन कर रही हूँ? शायद ये छोटे छोटे सवाल ही हमें कहानियों के इस विशाल, जादुई और कभी-कभी खतरनाक जंगल में रास्ता दिखा सकते हैं और हमें ज्यादा जागरूक पाठक और ज्यादा जिम्मेदार कथावाचक बना सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।